हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज का इस वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमें यहाँ पर आज स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 2 सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ है, ये अपने को सिखाना है आपको। तो मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन 1 को पृथक्करण थोड़ी हार्ड भाषा है, इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो। इसको अलगीकरण भी बोलता है, मतलब अलग किया जाना, किसी मिश्रण को एक मिश्रण से अलग करना, इसे अलगीकरण समझ सकते हो। पृथक्करण का दूसरा नाम है अलगीकरण। तो आपको एग्जाम में पृथक्करण आवे या अलगीकरण आवे, मतलब वही समझना है, उसकी अर्थात यानी परिभाषा लिखनी और उसका महत्व भी बताना है। तो इधर परिभाषा किस तरह से आप देख सकते हो। मिश्रण में से, मिश्रण यानी दो पदार्थ मिलते हैं उन्हें मिश्रण बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं उसे मिश्रण कहा जाता है। उसकी परिभाषा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उसको मैं दोबारा भी बोल दूंगा कि यदि दो या दो से यौगिक या तत्वों को मिलाकर कोई पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहा जाता है। तो यहाँ पर दो मिश्रण को अपने को अलग करना है, तो उसकी परिभाषा हमें पहले लिखना पड़ेगा। प्रथम, मिश्रण में से घटकों को अलग करने वाले, मिश्रण में से घटकों को अलग करने वाली पद्धति को अलगीकरण कहते हैं। मतलब एक पद्धति है, मिश्रण में से घटकों को अलग अलग करने की एक पद्धति है, उसे क्या कहा जाता है, अलगीकरण कहा जाता है। तो आप ये आगे प्रयोग के द्वारा समझोगे इसे, अभी तो हाल के इसमें परिभाषा आपको लिखनी है। अब देखो मैं इसमें इसके मतलब किस में ऐसा होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ प्राय प्राकृतिक पदार्थ जो नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक में से पाए जाते हैं, वो पदार्थों में क्या है, रासायनिक रीति से शुद्ध नहीं होते। उसमें जो रसायन पाए जाते हैं वो रीति से वो शुद्ध नहीं होते। फिर से समझ सकते हो, प्राकृतिक पदार्थ जो नेचुरल पदार्थ है वो रासायनिक रीति से, दो प्रकार की रीति होती है, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो भौतिक रीति से आपको सब लोग अलग अलग दिखाते हैं, रासायनिक रीति से क्या ये शुद्ध नहीं होते। इसका महत्व क्या है, अपने ये पृथक्करण करते क्यों हैं, उससे क्या अपने को लाभ है, क्या अपने को फायदा मिलेगा, उसके लिए आप महत्व लिखेंगे। पृथक्करण विधि द्वारा मिश्रण के घटकों को, मिश्रण में जो भी घटक है उसको अलग करके घटकों का अभ्यास और उपयोग संभव। मतलब कोई जो पदार्थ है उसमें से अपने को कोई घटक अलग करेंगे तो वो अपने काम आ सकता हो पदार्थ का घटक। इसलिए आपको क्या करना है कि जो मिश्रण है उसमें से घटकों को अलग करना है और उसका अभ्यास करके और उसका उपयोग कैसे करना वो अपने संभव है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ समझेंगे कि महत्व इस तरह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि पृथक्करण विधियों के नाम लिखना है आपको। तो खाली नाम ही लिखना है, इधर पे ध्यान रखना है, इधर आपको समझाना नहीं है। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो कौन कौन से नाम, हाथ से चुनना। हाथ से चुनने का मैं आपको सिंपल उदाहरण दे दूं कि जब भी कोई अनाज वगैरह होता है उसमें कंकड़ वंकड़ आ जाता है तो क्या करते हैं आप, उसको अपने हाथों से साफ करते हैं। अभी तो नई टेक्नोलॉजी आने से क्या मशीन से साफ किया जाता है, लेकिन जब ये नई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये पद्धति से ही अपने क्या करते थे, उसमें से कंकड़ और रेती को अलग करते थे, या छन्नी के द्वारा करते थे, छान के ऐसे करते थे, वो पद्धति से करते। छानना यानी किसी प्रवाही को छान लेना। जैसे किसी प्रवाही में या द्रव में कोई वस्तु मिल गई है तो छान के भी अलग कर सकते हो उसे, वो ध्यान रखना आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी मलाई निकालना वगैरह करना, तो वो आप तो प्रयोग में ही सीखेंगे। बाष्पीभवन यानी किसी पानी को गर्म करना, पानी में से पदार्थ को अलग करना तो उसे गर्म करना पड़ता है। गर्म करने से क्या है, वो प्रवाही ऊपर की ओर चले जाता है और उसको अपने अलग से निकाल लेते हैं। सरल आसवन, आसवन भी एक प्रकार की वही पद्धति है। विभागीय आसवन यानी इस तरह से कोई पात्र लेते हैं, उसमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना। क्रोमेटोग्राफी, स्फटिकीकरण और चुंबकीय अलगीकरण। चुंबकीय अलगीकरण, चुंबक की मदद से भी आप क्या है कि पदार्थों को अलग कर, लोहा जैसे किसी में से अलग करना है, जैसे कोई लोहे का अयस्क है, लोहे के अयस्क में क्या उसकी अशुद्धियाँ भी होती है, उनको अलग करने के लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, चुंबकीय अलगीकरण की विधि का। तो आपको ये 2 क्वेश्चन समझा है मैंने। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको चलो अपने क्वेश्चन 3 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 3 में अपने जो विधियाँ सिखाई थी मैंने 10 विधि, उसमें से एक विधि को सीखने के लिए एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग को मैंने आपको समझाऊंगा, वो आप ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन लिखा है कि नीली या काली स्याही, 2 प्रकार की स्याही में से कोई भी स्याही ले सकते हो, में से रंगीन घटक यानी रंगक। स्याही में क्या एक प्रकार का प्रवाही होता है, तो उसमें जो घटक होते हैं, मतलब वो जो ठोस घटक होते हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है वो अपने सीखना है को अलग करने की विधि। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको हेतु लिखने का, क्या लिखने का, हेतु।
हेतु किसके द्वारा कर रहे हैं आप, किस पद्धति से कर रहे हैं, बाष्पीभवन पद्धति से। तो उसके बाद आपको आकृति बनानी है। तो आकृति देखो, मैंने इस जगह आप देख सकते हो आकृति को। तो आकृति में जो भी है उसी के आधार पे आपको इसके कार्य पद्धति लिखनी है। क्या लिखनी है, इसके बाद आपकी कार्य पद्धति आएगी। दूसरा नंबर आएगा आपका कार्य पद्धति, आकृति के बाद, ये ध्यान रखेंगे। तो कार्य पद्धति बताने से पहले आपको आकृति बनानी है। आकृति में आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने एक स्टैंड लिया है जालीदार। जालीदार स्टैंड इसलिए लिया है कि ये जो बीकर है वो कांच का है। अगर आप इस पर जालीदार नहीं लोगे तो क्या है कि ये अच्छी से गर्म भी नहीं होगा और वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपको एक जालीदार स्टैंड लेना है, इस तरह से जो बताया गया आपको आकृति में। उसके नीचे एक बर्नर रखना है। तो बर्नर पहले चालू नहीं करना है, बर्नर पहले चालू नहीं करना। तो चालू बंद करने का आपको इधर से एक पॉइंट दिया है, उससे आप चालू बंद कर सकते, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, जाली के ऊपर एक बीकर लेंगे कांच का। अब उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखेंगे। वॉच ग्लास इस तरह से स्लाइड जैसी आती है, वो आपको दुकान में और प्रयोगशाला में मिल जाएगी। उसको क्या करेंगे, बीकर के ऊपर रख देंगे, इस तरह रख देंगे कि ये इसके अंदर स्लाइड ना चली जाए, यानी वॉच ग्लास ना चला जाए, इसके ऊपर बना रहे इस तरह से। उससे पहले पानी भरना है आपको। उसके बाद पहले क्या भरना, पानी भर देना। पहले आधा बीकर पानी भरना है। आधा बीकर पानी भरने के बाद उसके ऊपर क्या करोगे आप, एक वॉच ग्लास रखोगे। वॉच ग्लास के ऊपर स्याही के लिखा है ना, काली या नीली स्याही, कोई भी स्याही ले सकते हो। मैंने लिखा भी स्याही, वॉच ग्लास, और ये पानी है, और ये आपका बीकर है। आप इसको बीकर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बीकर, ये भी आप बता सकते हो, बीकर। ये बीकर है, बीकर यानी कांच का होता है। तो अब इसका पद्धति कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनोगे और आपको लिख के बतानी है। देखो, सबसे पहले जो मैंने समझा वही पद्धति में लिखना था। सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि लिखना है कि आकृति में बताए अनुसार, क्योंकि आकृति के अनुसार ही आपको लिखना है, इसलिए आकृति में बताए अनुसार। एक बीकर में आधा जल तक पानी लेंगे, मतलब मैंने आधा ही पानी लिया, पूरा नहीं भरना आपको, क्योंकि पूरा भर दोगे तो बाष्प क्या है कि जगह नहीं बचेगी। इधर आपकी बाष्प बनती है पानी की, क्या बनती है, इस तरह से इसमें से भाप निकलेगी। क्या निकलेगी, भाप। तो ये पानी को इसलिए रखा गया कि भाप बनानी है मुझे, इसलिए मैं इसको थोड़ा आधा भरूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, ऊपर के भाग में एक वॉच ग्लास रखूँगा। वॉच ग्लास का मतलब क्या होता है कि एक इस तरह से वृत्ताकार होता है, लेकिन थोड़ा इस तरह से बेंड होता है, रकाबी की तरह होता है। रकाबी देखी ना आपने, पर रकाबी क्या होती है, चीनी मिट्टी की होती है, चाइना की बनी होती है, पर ये अपनी इंडिया की है, कांच वाली, इसलिए अपने ही उसका उपयोग करना है। तो अपने क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक वॉच ग्लास रख देंगे। उसके ऊपर क्या रखना है आपको कि स्याही की बूंदें डाल देनी वॉच ग्लास पे। स्याही की काली या नीली, दो प्रकार की बूंदों में से कोई भी एक बूंद को डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जाली वाला एक स्टैंड रख के एक बीकर रख, बीकर के नीचे एक बर्नर रखेंगे। क्या रखेंगे, बर्नर। और फिर बर्नर को इधर से चालू करेंगे। तो चालू करने से क्या होगा बर्नर में कि उसके अंदर गर्म होने लगेगा। बीकर क्या होगा, गर्म होगा। बीकर गर्म होने से क्या होगा, ये बीकर गर्म होने से ये पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने से इसमें भाप बनेगी, पानी की बाष्प बनेगी। और पानी की बाष्प क्या इधर आके इसको टकराएगी, इस वॉच ग्लास पे। तो वॉच ग्लास पे जब पानी की भाप लगेगी तो वॉच ग्लास गर्म होगा। डायरेक्ट आप इसको गर्म नहीं कर सकते हो रख के, इसको पानी की भाप से गर्म करना है। किसको गर्म करना, वॉच ग्लास पे रखी स्याही को गर्म करना है। तो आप उसको गर्म करेंगे तो क्या देखते हैं कि बाष्पीकरण द्वारा क्या है, इसमें से भी क्या निकलती है, भाप निकलने लगती है। तो जो स्याही के अंदर पानी था वो क्या भाप के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, और इसके अंदर उसके रंजक कण यानी रंगीन घटक बने रहेंगे। तो इस तरह आपको कार्य पद्धति लिखना है। आकृति की मदद से आप आसानी से लिख सकते हो। तो अब मैं इसके बाद आपका क्या बताऊंगा, इसके बाद आपका निर्णय क्या होगा, निर्णय वाली बात आएगी। तो निर्णय क्या है आपको बता दे रहा हूँ। निर्णय में क्या दिखा देता, मैं बोलता आपको कि वॉच ग्लास में पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। वॉच ग्लास में निर्णय, आपको क्या निर्णय लेना है कि वॉच ग्लास में क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, और अवशेष में स्याही बच जाती है। पानी तो ऊपर चला जाएगा, बचेगी क्या, स्याही के कण बचेंगे। तो स्याही के कण बच जाएंगे और पानी का जो मिश्रण है वो इससे अलग हो जाएगा। तो इस तरह अपने निर्णय में देखा। अवलोकन में क्या लिखेंगे, अवलोकन लिखते हैं अपने। अवलोकन क्या होगा इसका, अवलोकन में क्या आपने देखा वो बताना है अपने को। देखो कौन सी विधि ली है मैंने,
बाष्पीभवन पद्धति, इसको फिर पहले इसको क्रिया में लिखेंगे तो बाष्पीकरण। बाष्पीकरण द्वारा जो इसमें पानी था वो ऊपर उठ जाएगा और स्याही नीचे रह जाएगी। इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हो कि बाष्पीभवन मिश्रण के बाष्पशील घटकों को और अबाष्पशील घटकों को अलग करना। जो घटक बाष्पशील थे, बाष्पशील घटक कौन से थे? पानी थे, तो पानी के घटक तो अलग हो गए, लेकिन जो अबाष्पशील घटक थे, अबाष्पशील घटक कौन से थे? स्याही के कण, वो नीचे बढ़ जाएंगे। तो ये अपने ने क्या लिखना है? अवलोकन में लिखना है। तो चलो फिर आज अपने ही इतना ही सीखना है और आपको इसको होमवर्क में भेज देना है। थैंक यू वेरी मच।